हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी और आप लोग के एग्जाम्स भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। तो चलो यार, सबसे पहले तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर कैसा गया। ठीक है, जरूर से बताना। आप लोग के लिए कई सारे वीडियोस हमने पिछले साल से बना के रखे हैं और उस पर कई सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया। इस बार भी लगभग 1 या 2 वीडियो हमने बनाया था जो आप लोग के लिए रिवीजन करने में हेल्पफुल था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अपना जो सेल्फ स्टडी किया है, ठीक है, हमारे जो पहले वीडियोस देख के सेल्फ स्टडी किया है और बाकी रिसोर्सेज से आपने इतना पढ़ाई कर लिया होगा कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले होंगे। तो जरूर से कमेंट करके बताना कैसा गया पेपर। अच्छा, एकदम अच्छा कि एकदम भारी वाला, मतलब एकदम बोलते हैं ना सिक्सर मार दिया, वैसा वाला पेपर गया। जरूर से कमेंट करके बताना। देखो, अब इंग्लिश का पेपर हो गया, इसके पहले मराठी का पेपर आपका हो गया था। अब दोनों को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, जो हो गया भूल जाओ। अब आपका अगला जो पेपर होगा वो होगा आपका हिंदी का पेपर। जैसा कि आप जानते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्शन में हिंदी सिलेक्ट किया होगा, कुछ लोगों ने संस्कृत भी सिलेक्ट किया, तो उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि पर्सनली मुझे संस्कृत पढ़ाने नहीं आता, संस्कृत मैं बोल भी नहीं पाता, तो उसका नॉलेज मुझे नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग संस्कृत। बट हिंदी का कुछ कुछ छोटे छोटे नॉलेज है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा साथ ही में। ठीक है, और भी कई सारे वीडियोस आएंगे। अभी तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, आज लेकर आया हूं हिंदी का लर्निंग स्ट्रैटेजी। ये हमने आपसे वादा किया है कि हर सब्जेक्ट का हम लर्निंग स्ट्रैटेजी देंगे जैसे वो पेपर शुरुआत होने वाला होगा। जैसे आज इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हुआ तो आपको हिंदी का स्ट्रैटेजी मिल गया, मतलब अगले पेपर का मिल गया। हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, वैसे मैथ्स 1 का मिल जाएगा, मैथ्स 1 कंप्लीट होगा, मैथ्स 2 का मिल जाएगा। ऐसे हर सब्जेक्ट का लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कि किस प्रकार पढ़ना है, क्या क्या चीजें होती है, ये आपके दिमाग में एकदम फिट एंड फाइन हो जाए। ठीक है, एंड ये वीडियो जो होगा स्ट्रैटेजी वीडियो होगा। इसमें आपको हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, कहां से पढ़ सकते हो, ठीक है, और क्या आपको करना है, ध्यान रहेगा। तो ये वीडियो को बस आप लोग एंड तक देख लेना, ठीक है, बाकी चीजें आपको मिलती रहेगी। और एक चीज, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, वैसे अभी तो क्रिटिकल टाइम है, लेकिन जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमने हिंदी के लिए ना कई सारे वीडियो पिछले साल बनाए थे, जिसमें सब जितने भी व्याकरण होते हैं, यानी कि जो आपके उपयोजित लेखन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जितने भी चीजें होती हैं, ये सभी के वीडियोस कई सारे बनाए हैं। सबको कंबाइन करके एक और वीडियो में बना दूंगा। और उसके बाद हमारी जो टीचर है आने वाले हैं, ठीक है, जो JR जूनियर्स में पढ़ाते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है, तो आप लोग के लिए प्रिया दीदी बोल लो, ठीक है, तो वो आप लोग के लिए कुछ हिंदी के कुछ कंटेंट्स लेकर आएंगे। 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, मतलब हिंदी एग्जाम के पहले आपको मिल जाएगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी मैं जो लाऊंगा वो तो आपको देखना ही है, ठीक है, और भी कई सारे कंटेंट जो हमने पहले से डाल के रखा हुआ है, तो उसको आपको बस सर्च करना है, मिल जाएगा। ठीक है, तो वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा डायरेक्टली, तो टेलीग्राम पे आप जाओगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। फटाफट से पढ़ाई कर लेना। और जो लोग को पता नहीं, मैं बता दूं, टेलीग्राम पे JR ट्यूटोरियल्स टाइप करोगे ना, तो जिसके 37K यानी 37,000 सब्सक्राइबर से वही ओरिजिनल चैनल है। ऐसे कई सारे लोगों ने फेक चैनल क्रिएट करके रखा हुआ है JR ट्यूटोरियल के नाम पे, तो प्लीज उनको आप ब्लॉक भी मार सकते हो, जो आपको करना है करो, लेकिन ये हमारा ओरिजिनल चैनल है 37,000 सब्सक्राइबर वाला। ठीक है, टेलीग्राम की बात कर रहा हूं मैं। एप्लीकेशन हमारा रेडी है, उसको अगर आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। कीप स्टडीइंग गाइस। तो चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप जानते हो कि हमारा जो हिंदी का पैटर्न है वो कैसा है, वो समझने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना। जो पहला पेपर था मराठी, उसके लिए मैंने लर्निंग स्ट्रैटेजी बताई थी। काफी बच्चों को एडवांटेज हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक इंग्लिश के जोन में, इंग्लिश का पेपर लिख के आए हो ना आप, ठीक है, थोड़ी देर पहले इंग्लिश का पेपर लिखा है, तो वो जोन आपका इंग्लिश वाला चल रहा होता है। अब आप उसको निकालना चाहिए, तो कैसे निकालोगे, ये वीडियोस देख के इसमें क्या क्या चीजें उसको समझ लो कि क्या क्या होता है, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहला प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन आते हैं, अ आ ई। तो ये है अ मतलब ए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा है पठित गद्यांश। गद्यांश यानी पैसेज, ठीक है, पठित यानी कि आपके सिलेबस का, मतलब आपके पाठ में का, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, तो यानी इन शॉर्ट सीन पैसेज है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A जो क्वेश्चन होगा वो आपका सीन पैसेज होगा। और आप एक चीज जानते हैं कि जैसे आपने मराठी में सीन पैसेज लिखा, इंग्लिश में सीन पैसेज, उसी प्रकार हिंदी का भी सीन पैसेज होता है। लेकिन क्या होता है, देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सीन पैसेज के अंदर आकलन कृति। जैसे आपने मराठी पन आकलन कृति होता ना, तो मैंने आपको बताया था आकलन कृति होता क्या। तो आकलन कृति इज ए क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द पैसेज, पैसेज में से ही आपको आंसर मिलेगा। लेकिन वो क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो, यानी कि कुछ क्वेश्चन पूछा, आगे डैश मार दिया, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप को। कुछ फ्लो चार्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बॉक्सेस दिए होते हैं, उसमें आपको फिलअप करना होता है। और ये सब आंसर कहां मिलते हैं आपको, ये सब आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे। मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप ढूंढोगे प्रॉपर तरीके से तो आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएंगे। इसके अलावा कई सारे बॉक्सेस होते हैं, 1 लाइन के सेंटेंस के आंसर, मतलब एक क्वेश्चन पूछा रहेगा, ठीक है, उसका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा, मतलब पैसेज के अंदर। तो एक सजेशन क्या है मेरा आप लोग के लिए, कि हमेशा
पैसेज पहले रीड मत करना, क्योंकि पैसेज दिया रहता है आपको लगभग 70-80 वर्ड का, 100 वर्ड का आपको एक पैसेज दिया रहता है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ। अब बच्चे क्या करते हैं, वो लाइन बाय लाइन पूरा रीड करने लगते हैं पैसेज को। जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलता है वो पैसेज पूरा रीड करते हो। पहले पैसेज मत रीड करो, पहले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंगली उस वर्ड को ध्यान में रख के पैसेज को, उस पैसेज के अंदर उस वर्ड को ढूंढो, तो आपको जल्दी मिल जाएगा। और जल्दी मिलेगा यानी टाइम भी बचेगा, क्योंकि लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत सारी चीज उनको पता होता है, लेकिन जो टाइम जो होता है वो मैनेज नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। और आपके पढ़ाई के लिए भी मैं बोलता हूं, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मत लाना, सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस करना और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर ही फोकस करना। समझ में आ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का टाइम। तो आकलन कृति की मैं बात करूं, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 मार्क्स का एक। उसी प्रकार एक और आकलन कृति आ जाता है। देखो पहला तो आकलन कृति आया, दूसरा भी आकलन कृति, एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें भी सेम फिल इन द ब्लैंक्स, फ्लो चार्ट्स, 1 लाइन के आंसर्स, 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर्स और भी अलग अलग टाइप की चीजें इसमें पूछी जाती है। तो कुल मिला के आपको 4 मार्क्स का क्या मिल गया, यहां पे 4 मार्क्स का आपका आकलन कृति हो गया, जो पैसेज में से ही ढूंढ के आंसर लिख देना है। बहुत इजी होता है वो, कोई परेशानी नहीं, आप लोग स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा होता है तीसरा जो चीज पूछता है इसमें, जो कि है दोस्तों शब्द संपदा। अब ये होता क्या है शब्द संपदा, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपका वचन बदला आ जाता है, लिंग ओढ़ा, मतलब जो आपका मराठी में आपने देखा था लिंग बदला, वैसे लिंग बदलो, वचन पहचानो, अर्थ। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना पैसेज के अंदर जिसके वर्ड्स थोड़े से टफ होते हैं, मतलब हिंदी में ही लिखा रहता है लेकिन वो थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो उसका सिंपल मीनिंग लिखना, अर्थ लिखना, कभी कभी समानार्थी विरुद्धार्थी भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, मतलब कोई भी 2 चीज पूछा जाएगा। जैसे लास्ट टाइम भी देखा जाए तो वचन बदला, लिंग बदला आया था, ठीक है। उसके बाद चौथा अगर बात करें अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति इन शॉर्ट जो आपने मराठी में स्वमत देखा था, स्वमत वही होता है यार, ये स्वमत माहिती है ना तुम्हाला, तो वही अभिव्यक्ति आपका स्वमत होता है। मतलब आपका विचार स्पष्ट करना, आपको जो ये पैसेज है वो पैसेज में उस ऑथर ने क्या बताने की कोशिश की, तो आपका विचार, आपका थॉट्स, वो उस पैसेज का जो भी पैराग्राफ है उसका मीनिंग क्या है वो आपको लिखना रहेगा। और कितने में लिखोगे, ओनली 25 to 30 वर्ड्स। बहुत सारे लोग पूरा पूरा पैसेज का पैराग्राफ उठा के छाप के लिख देते हैं, मार्क्स नहीं मिलेगा, आधा मार्क्स मुश्किल से मिल जाएगा, लेकिन कुछ मतलब नहीं आधा मार्क्स का। यहां पे आपको 25 से 30 वर्ड्स आपको खुद को अपना क्रिटिकल थिंकिंग करना है कि यार ये पैसेज जो है उसको थोड़ा सा एक बार रीड करना, बाद में ये सब होने के बाद पैसेज को रीड करना, उसको समझने की कोशिश करना, ये पैसेज में दिया क्या है, मतलब ये पैसेज में जो ये चीज बता रहा है वो बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। अगर आप इस तरीके से वहां पे लिख पाओगे, थोड़ा सा ओन वर्ड्स में लिख पाओगे, हिंदी यानी मातृभाषा यार लिख पाओगे, कोई परेशानी नहीं, आराम से लिख सकते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट 2 में से 2 मार्क्स। तो इस प्रकार से आप यहां पे ना 8 में से आराम से 6-7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं यहां पे इस प्रकार से, क्योंकि आकलन कृति में 2 में से 2 मार्क्स मिल जाते हैं, शब्द संपदा में भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं, यहां पे छोटे मोटे मार्क्स कट सकते हैं, तो 1 मार्क्स में कट करूंगा, कुल मिला के यहां पे 7 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो यहां पे ना मार्क्स भी साइमल्टेनियसली लिखते जाता हूं कि कोई अगर बच्चा एवरेज है, मराठी में भी सेम मैंने ऐसे ही किया था, एक अंदाजा मार्क्स हम कैलकुलेट करके चलते हैं कि आपको इतना मिल सकता है। तो एक आप लोग एवरेज हो, एवरेज से थोड़ा अच्छे हो ना, तो आप आराम से इसमें 8 में से ना मैं आपको बोलता हूं 6 से 7 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो चलो मैं क्या पकड़ू, 6 मार्क्स पकड़ू, 6 मार्क्स पकड़ के चलो क्या, 6 मार्क्स तो इजीली निकाल लोगे ना, 2 मार्क्स कटता है, चलो मान लो। मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, टॉपर तो यहां पे 8 में से 8 निकालेगा। मैं बोलता हूं अगर कोई बच्चा इतना अच्छे से हिंदी प्रैक्टिस कर लेगा ना, वो टॉपर बच्चा यहां पे 8 में से 8 निकाल सकता है पहले क्वेश्चन नंबर 1A में, लेकिन मैं 6 पकड़ के चल रहा हूं, समझ लो आप एवरेज है तो आप आराम से 8 में से 6 निकाल सकते हो। ये हो गया पहला चीज। उसी प्रकार जो आ क्वेश्चन होता है इसमें भी सेम आता है, पठित गद्यांश, मतलब आपका सीन पैसेज आ जाता है, फिर से कितना आ जाता है 8 मार्क्स। सेम वही 4 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे ये 4 क्वेश्चन थे, आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, सेम इसमें भी आ वाले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B, मतलब अ और आ दोनों ही 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, दोनों में ही सब चीज सेम आता है, आकलन कृति भी आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, ये आ गए। तो ये भी 8 मार्क्स है, तो यहां पे भी अगर सेम उसी प्रकार पकड़ेंगे तो 6 मार्क्स निकाल सकता है कोई भी बच्चा। ये हो गया आ, क्लियर है ना, सेम वही चीज आएगा, बस ध्यान में रखना है कि आपको आकलन कृति का आंसर पैसेज में से प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करके लिखना है। बाकी ये शब्द संपदा वगैरह जो है मैंने करा रखा है, वीडियो सर्च करोगे जाके तो आपको मिल जाएंगे कई सारे इसके ऊपर टॉपिक्स हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। अभिव्यक्ति, स्वमत, विचार, ये आप लोग को कोई ना मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं, आप आराम से बस वो मीनिंग को समझो। आप इतने होशियार हो यार, आप 16 साल के एक मैच्योर बंदे लोग हो, मतलब इंसान हो, तो आपका विचार, आप कोई भी टॉपिक जो पैसेज इसमें है तो आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 1.5 मार्क्स आराम से, 1 से 1.5 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो 6 मार्क्स यहां हो गया ना, 6 मार्क्स यहां हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे आप देखो अपठित गद्यांश, जो ई वाला पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है अभी। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरा सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 अ में क्या आया, पठित गद्यांश, आ में आया पठित गद्यांश फिर से, और तीसरा जो आया वो आया अपठित गद्यांश, यानी कि अनसीन पैसेज, यानी कि आपको एक ऐसा पैसेज रहेगा जो आपने कभी देखा नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं था। हो सकता है जो आप लोग फॉलो करते हो, जैसे डाइजेस्ट 21 और भी लोग बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक फॉलो करते हैं, हो सकता है उसमें से आपने देखा है तो उसमें से कोई आ जाए,
ठीक है, चांसेस कम होते हैं लेकिन फिर भी आ जाए। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ सेल्फ स्टडी ज्यादा करो, जितना हो सके आप बुक्स पढ़ो जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें आपका टाइम ज्यादा जाना चाहिए एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो अपठित गद्यांश में अनसीन पैसेज 4 मार्क्स के लिए आता है, जो नॉर्मली क्या पूछा जाता है, सेम आकलन कृति, इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आप देखोगे इसमें भी सेम क्वेश्चंस जो हैंगे उसको आपको पैसेज देख के आंसर करना है, जिसमें आपका हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, चार्ट्स वगैरह क्वेश्चन आ जाए, वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन आए, मतलब आकलन कृति आप जानते ही हो क्या होता है। तो आकलन कृति का आराम से आप 2 मार्क्स निकाल सकते हो यहाँ पे। और सेम उसी प्रकार अभिव्यक्ति आ गया, यानी कि आपका जो विचार है, जो थॉट्स है, वो आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में स्पष्ट करना है। ठीक है, जो अनसीन पैसेज है वो क्या बताना चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, वो सब चीज आपको यहाँ पे लिखना है। और जैसे मैंने बोला कितने वर्ड्स में लिखोगे, ज्यादा नहीं लिखना है, 25 से 30 वर्ड इज इनफ, 25 से 30 वर्ड इज इनफ अभिव्यक्ति लिखने के लिए। तो आप ये आराम से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया 25 से 30 वर्ड इज इनफ, सेम यहाँ पे भी वही करना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 4 में से कोई भी बच्चा कितना निकाल सकता है, कोई भी बच्चा 3 निकाल सकता है, इजी है, 3 मार्क्स निकाल सकता है। यहाँ पे मैं 1 ही मार्क्स कट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका, ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो हमने आपको बता दिया कि अ, आ और ई आता है। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, इसमें भी आप देखोगे तो अ, आ और यहां पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 ही आते, अ और आ आते। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले क्वेश्चन की, जो कि है आ। ठीक है, अब अ क्या है, पठित पद्यांश। अब पद्यांश का मतलब आप सब समझते होंगे, यानी पोयम। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो था वो क्या था, सीन पैसेज, और एक अनसीन पैसेज का भी 4 मार्क्स वाला हमने देख लिया। अब उसी प्रकार जब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पठित पद्यांश, यानी कि सीन पोयम। जो आपके सिलेबस में जितने भी पोयम्स होंगे, वो पोयम्स के बेस पे आपको पैसेज दिया रहेगा, जो कि लगभग 100 वर्ड्स के आसपास होगा। अब उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पहला, क्वेश्चन नंबर 2 ए में। अब आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन है वो है आकलन कृति। सेम जैसे आपका पठित पद्यांश जो गद्यांश था, यानी कि जो आपका लेसन्स थे, चैप्टर वाले जो पैसेज था, उसमें से जैसा क्वेश्चन आता था वैसे ही क्वेश्चन आएगा। कृति मतलब क्या होता है, आकलन कृति मतलब क्या होता है कि इसमें से आपको पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना है। अब इसमें भी सेम, या तो फिलअप टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, या तो चार्ट्स दिए रहेंगे, वो चार्ट्स को क्या आ सकता है सुटेबल उसमें, तो वो आपको पैसेज में से ढूंढ के लिख देना है। ठीक है, 1 सेंटेंस लिखना है। और सबसे बेस्ट मैं बताता हूं, कभी भी ना पोयम का एक मैं रिकमेंडेशन देता हूं, पोयम में आपको 2 से 3 चीज तो बहुत अच्छे से करके लेना है। पोयम के जितने भी टाइटल होते हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए। पोयम क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, चैप्टर्स पढ़ना थोड़ा एक टाइम भी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन पोयम जो होता है, जो आपके चैप्टर्स के अंदर, जो लेसन्स के अंदर जो पोयम होंगे, जो बुक के अंदर जो पोयम होंगे, वो सभी को 1-2 बार रीड कर लो और उसका मीनिंग समझ के ले लो। ये आपको बहुत काम आएगा, मैं बताता हूं कैसे। जितने भी पोयम्स होंगे सबके मीनिंग समझ ले लो, टाइटल के नाम याद रख लेना, और वो पोयम को किसने लिखा है, यानी कवि का नाम, पोएट का नाम, वो आप लोग को याद करके लेना है कि ये पोयम है, ठीक है, इसका ये मीनिंग है और ये इसके पोएट का नाम है। अगर ये 3 चीज याद कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपका पोयम का जो सेक्शन है, इसमें आप फुल मार्क्स निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे तो आकलन कृति है, अगर आपको मीनिंग पहले से ही पता है तो आपको ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके बेस पे आप आंसर आराम से कर सकोगे, 2 में से 2 मार्क्स निकाल सकोगे। यहाँ पे हो गया आपका 2 मार्क्स, करेक्ट। अब अगला यहाँ पे आप देखोगे तो जो उसी में क्वेश्चन आता है, जो कि दूसरा क्वेश्चन है शब्द संपदा। जैसे हमने लेसन वाले में भी बताया, गद्यांश वाले में भी बताया, शब्द संपदा आता है। यहाँ पे भी शब्द संपदा, लिंग बदला, वचन बदला, समानार्थी आ सकता है, विरुद्धार्थी हो सकता है, और भी कई सारी चीजें होती है जो पोयम के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। वो आपको लर्न करना है। ठीक है, वो आपको लर्न करना है, वो आपको मिल जाएगा 2 में से 2 मार्क्स यहां से। और एक होता है तीसरा, जैसे एप्रिसिएशन होता है ना पोयम का, जो आपने इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है, वैसे ही सरल अर्थ लिखने का एक क्वेश्चन आता है अलग से, तीसरा क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 ए में ही 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। सरल अर्थ मतलब क्या होता है, यानी कि जो कविता है, जैसे मैंने आपको बोला कि कविता का क्या करो ना, जितना भी मीनिंग है उसका, वो अर्थ जो है, आशय जो है उसका केंद्रीय भाव क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उद्देश्य क्या है, उस पोयम का उद्देश्य क्या है, कविता का क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या सीख आपको मिल रही है, मीनिंग क्या निकल रहा है, थॉट्स क्या कहती है, ये सभी चीज अगर आपको ध्यान में है तो आप यहां पे 2 में से 2 मार्क्स निकाल सकते हो। कुल मिला के 6 में से कोई भी व्यक्ति यहां पे 4 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स तो बिल्कुल निकाल सकता है। तो मैं कितना पकड़ के चलो, बताओ, 5 पकड़ के चलो, 5 मार्क्स निकाल सकता है। मुझे बताओ निकाल सकता है कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकता है। क्लियर है, हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, जैसे मैंने बोला कि जितने भी पोयम्स है क्या करो, सभी का देखो और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। आप जो भी नोट डाइजेस्ट 21 जो भी फॉलो करते होंगे उसको एक बार फॉलो कर लेना, आपको मिल जाएगा वहां पे सभी का चीज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ पार्ट में आओगे, अ हो गया, अब आ गया। आ में क्या होता है, पठित पद्यांश फिर से आ गया, मतलब सीन पोयम एक आया, वैसे दूसरा एक और सीन पोयम आया। जैसे सीन पैसेज था 2-2, यहां पे भी सीन पोयम भी 2-2 है, तो ये 6 मार्क्स का सीन पोयम। उसी प्रकार सेम टू सेम
सीन पोयम, एक दूसरा पोयम का आ जाएगा 6 मार्क्स के लिए, सेम टाइप के क्वेश्चन, आकलन कृति, शब्द संपदा और सरल, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे 1 2 3। ये भी कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का होगा। यहां पे भी कोई भी बच्चा जो होगा वो 4 से 5 आराम से स्कोर कर सकता है। कितना पकड़ू? यहां पे 4 पकड़ता हूं, चलो 1 मार्क्स कम करता हूं जानबूझ के, और तो 4 यहां पे पकड़ के चलता हूं। मतलब मैं एवरेज बच्चे की बात बोल रहा हूं। टॉपर्स का तो मैं जानता ही हूं कि वो करेंगे, मुझे पता है वो करेंगे, और इतना हमने मेहनत भी किया उनके लिए, वो सब चीज करते हैं, हमने पूरा उनको मोटिवेट कर रखा है, वो करेंगे। लेकिन जो एवरेज बच्चा है जिनको 80 85 बहुत हो गया ना, तो वो यार आराम से यहाँ पे 4 मार्क्स निकाल सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 3, यानी प्रश्न क्रमांक 3। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है क्या, समझते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन आता है, इसमें भी आप देखोगे तो अ है। अब अ में पूछता है पूरक पठन गद्यांश, यानी कि आपके चैप्टर्स में जो पूरक पठन का जो पार्ट होता है ना, मतलब एक तरीके से ये भी आपके टेक्सचुअल वाली चीजें आ गई, सीन पैसेज ही आ गया, पूरक पठन वाले में से हिस्से में से आ जाएगा। ठीक है, तो पूरक पठन वाले हिस्से में गद्यांश जो होगा उसको अच्छी तरीके से देख लेना, मतलब पैसेज देख लेना, उसके बेस पे क्वेश्चंस आते हैं सीन पैसेज में, 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब जैसे अगेन पहला आता है आकलन कृति, मतलब आकलन कृति आप जानते ही हो, यानी कि जो भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर जो है पैसेज में से आपको वो ढूंढ के लिखना होता है। बहुत सिंपल होता है, आप कर सकते हो, ये मेरे को पता है कि कोई भी पैसेज जो होता है ना, उसमें से आंसर ढूंढ के लिखना इज ए आर्ट, यानी एक कला है, और वो कला आपको सीखनी पड़ेगी। वो आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसको कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप ये समझ पा रहे हो, डेफिनेटली विल यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। फिर है दूसरा अभिव्यक्ति, सेम यहां पे भी, मतलब आपका जो भी मत रहेगा, यानी आपका जो भी अपना मत, यानी कि जो भी आपका सोच है, विचार है, थॉट्स है ना, उस पर्टिकुलर पैसेज के बारे में मीनिंग, एक तरीके से वो आप 25 से 30 वर्ड में लिख सकते हो। यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 2 4 में से आराम से आप 3 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पूरक पठन गद्यांश का, यानी सीन पैसेज का 4 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 बी आ जाता है, यानी आ, आ में भी क्या आता है? पूरक पठन वाली पठित पद्यांश। ये पूरक पठन वाली क्या थी? गद्यांश थी, पैसेज। ये पोयम आ गया, पूरक पठन वाली पठित पद्यांश, यानी सीन पोयम में से ही आ जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, सीन पोयम आप जितनी भी पार्ट की हो, चाहे वो नॉर्मल चाहे वो पूरक पठन वाली हो, वो सब करके लेना 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो आकलन कृति 2 मार्क्स, सेम टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर्स आएंगे, पोयम में से ढूंढ के लिखना है। उसके बाद अलावा अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति में भी आपका सेम, आपका जो मत है, विचार है, जो थॉट्स है, इसको 25 से 30 वर्ड, मतलब ये और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है, लेकिन ये पैसेज वाला है, ये पोयम वाला है, बस और कुछ नहीं। तो यहां पे भी अच्छे से आप करोगे, 4 में से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है? देखो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, ये स्ट्रैटेजी है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि ये आकलन कृति यही क्वेश्चन आएगा, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये आपके पास पूरा अवेलेबल है यार, पूरा बुक है, इतना मोटा बुक मैं लाके रखा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपके पास अवेलेबल है, सेल्फ स्टडी करो। पर जितने भी वीडियोस मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, जो मैंने पिछले साल ही आप लोगों के लिए 6-7 वीडियो बना के रखे थे, वो जरूर देख के जाना, बस इतना बोलूंगा। वो सबके लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। ठीक है, और या फिर आप डायरेक्टली सर्च करोगे ना कि व्याकरण हो गया, उपयोजित हो गया और बाकी चीजें हो गई बाय जे आर ट्यूटोरियल, आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे, रैंकिंग में आ जाती है ना वीडियो, टॉप 3-4 के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे, तो उसको जरूर से देख के जाना। बाकी तो आप सेल्फ स्टडी कर ही लोगे, मुझे पता है। ठीक है, और हम भी आपके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट्स तो लाएंगे, ला ही रहे हैं, ये भी जाएगा, इसके बाद भी एक वीडियो जाएगा, हो सकता है और भी वीडियोस आ जाए, तो बने रहना बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो होता है भाषा अध्ययन। ठीक है, जो कि होता है व्याकरण। ठीक है, भाषा अध्ययन व्याकरण। ठीक है, उसके बाद आएगा उपयोजित, जो कि होता है आपका राइटिंग स्किल। ठीक है, तो भाषा अध्ययन व्याकरण जो होगा, ग्रामर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, मराठी में व्याकरण ही बोला जाता है। 14 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, पर इसमें कई सारे क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने आपको बता दूं कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसका पूरा कंटेंट हमने डाल रखा है, वैसे वापस एक वीडियो आ जाएगा, सबको मर्ज करके एक साथ में आपके लिए वीडियो डाल दूंगा। इस लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद 1-2 घंटे के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, हमारे वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 11 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो व्याकरण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा अध्ययन बोलते हैं, इसमें लगभग आपको 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब व्याकरण 10 से 11 टाइप के आते हैं। अब क्या क्या होता है इसमें, अब देखो क्या क्या करना है। सबसे पहला है शब्द भेद, मतलब आपको शब्द का, कोई शब्द दिया रहेगा, उसका भेद पहचाना, यानी उसका क्या बताना है कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है, विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी है वो आपको पहचानना है। बहुत ईजी होता है पहचानना, 1 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आ जाएगा जो कि है अव्यय प्रयोग। अव्यय प्रयोग मतलब क्या होता है कि अर्थपूर्ण वाक्य प्रयोग करना है, मतलब उस जो भी स्टेटमेंट, जो भी वर्ड्स दिया रहेगा, उसका एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्मेशन करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यार ये हिंदी वाला तो बहुत इजी होता है, इंग्लिश वाला भले ही सोचना पड़ता है यार, इंग्लिश बनाना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी वाला तो आराम से बना सकते हो। यहां पे भी आप आराम से 1 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगला है संधि पहचानो। ठीक है, कई सारे वीडियो मैंने बनाए, एक या 2 वीडियो तो स्पेशली हमने संधि के लिए बनाया था, आप सर्च करना संधि बाय जे आर ट्यूटोरियल, ऐसा वीडियो सर्च करना, मिल जाएगा आपको। या फिर पिछले 10 या 11 महीने पहले चले जाना, जो 2022 में जो बोर्ड हुआ था, उसमें मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें भेद और विच्छेद जो भी होगा, ठीक है, वो हम लोग को बता देना है। ठीक है,
1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा संधि के ऊपर। फिर सहायक क्रिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें से सहायक क्रिया कौन सा है वो बताओ, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ये सभी के ऊपर, सहायक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, ये सबके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ये मैं आपको क्यों अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, वही चीज वापस बना दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, प्रेरणार्थक रूप हो गया, ये सब चीज आपको लिखने के लिए आता है 1 मार्क्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैंने लिखा है दौड़ना है, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, दैट इज नथिंग बट द सहायक प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। उसके अलावा मुहावरे, ये तो मेरा फेवरेट है ऑल टाइम, मुहावरे जो आता है इसमें आपका अर्थ लिखना है, मतलब वो मुहावरा होता है ना, ऐसे एक कहावत है, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और, ऐसे अचानक से याद आ गया। फिर वो क्या है, एक ऐसे बहुत सारे, मैं केबीसी बीच में देखता था ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते थे, ये मुहावरे का मतलब बताओ ये 5000 के लिए क्वेश्चन पूछते थे। तो वैसे ही मुहावरे आएंगे, उसका अर्थ लिखना है कि उसका मतलब क्या है, और उसी को वाक्य प्रयोग करना है, मतलब एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बना के लिखना है, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 6 क्वेश्चन। इसके अलावा और क्या क्या आ जाते हैं, इसके अलावा कारक पूछता है, कारक भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कारक के ऊपर, कारक को पहचान को उसका भेद लिखना है। जैसे बहुत सारे कारक होते हैं, कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक लिखा हुआ है, देखो वैसे कई सारे कारक होते हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आराम से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। विराम चिन्ह जो आपको मराठी में भी था वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें विराम चिन्ह को आइडेंटिफाई करना होता था, यहां पे विराम चिन्ह को क्या करना पड़ता है, यूज करके लिखना पड़ता है, सेंटेंस में लिखना पड़ता है, यानी प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो कि अभी कुछ ऐसा आ गया, वाओ, अब इंग्लिश में वाओ बोलते हैं, ठीक है ना, अद्भुत, ठीक है ना, अवश्य, क्या बोलते हैं वो, एक मेरे को देखो मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, मतलब हिंदी मराठी थोड़ा मतलब ऐसा वीक है, लेकिन नॉर्मली इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता हूँ। बोलते ना अविश्वसनीय, मतलब यार क्या बात है, मतलब देखा ही नहीं, तो ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, कोई क्वेश्चन वाला आ गया तो क्वेश्चन मार्क आएगा, मतलब इस प्रकार से चीजें जो पूछी जाती है तो उसमें विराम चिन्ह हम लोग लगा सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए आएगा, बहुत ईजी होता है, ये लास्ट टाइम भी आया था, ठीक है। फिर काल परिवर्तन करके लिखना, ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का एक, मतलब टोटल 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा काल परिवर्तन करके लिखने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा वाक्य के भेद लिखना है, जिसमें आपका वाक्य का प्रकार पहचानना है, सबसे पहले कौन सा प्रकार का वाक्य है वो पहचानना है, उसके बाद वही वाक्य को परिवर्तन करना है, ठीक है। तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब इसके अलावा जो 11वां है, वाक्य शुद्ध करके लिखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, कोई भी वाक्य दिया रहेगा उसमें कुछ मिस्टेक्स होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको शुद्ध करके, मतलब प्रॉपर तरीके से वर्डिंग्स करके 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो ये कितने हो गए, 11 क्वेश्चन और 14 मार्क्स। अब मुझे बताओ, आप लोग अगर ग्रामर ठीक से कर लोगे तो क्या इसमें से 14 में से 14 निकालना पॉसिबल नहीं, ये मुझे कॉमेंट करके बता देना। व्याकरण जो है आपका, यानी ग्रामर जो पार्ट है, इसमें आप निकाल सकते हो 14 में से 14 मार्क्स। चलो मैं 14 नहीं पकड़ता हूं, फिर भी मैं मिनिमम पकड़ूंगा 12 मार्क्स, क्योंकि चलो हो सकता है आधा 1 मार्क्स कहीं कट गया, किसी के एक का आंसर आपको नहीं आया, लेकिन 14 में से कोई बच्चा 12 मार्क्स निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। हमने सबके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, कंबाइन करके वीडियो बनाया हुआ है, और अभी भी ये लर्निंग स्ट्रैटेजी के बाद एक वीडियो बना दूंगा, जो कि पिछले साल वाली कंटेंट्स को ही मैं मिक्स करके डाल दूंगा। समझ में आ रहा है, तो आपको हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी जो मैडम है वो वीडियोस आपके लिए डालेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो ये जरूर से करना, 14 मार्क्स में से 14 निकाल सकते हो, ये आपके अंदर पोटेंशियल है, इसको जरूर लिखना और छोड़ना बिल्कुल मत, ठीक है। अब अगले पे जाते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां, यानी कि हमारा राइटिंग स्किल वाला पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोजित लेखन बोलते हैं, ठीक है। उपयोजित लेखन को राइटिंग स्किल कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये जो उपयोजित लेखन है, ये भी बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। राइटिंग स्किल इज ए वेरी गुड, मुझे लगता है सबसे मजा इसी में आता है राइटिंग स्किल में, लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगता है। क्या है राइटिंग स्किल? अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो ये ए वाला कैटेगरी है, ए में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ए में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि है पहला पत्र लेखन। अब आप जानते हो पत्र लेखन 2 पत्र आते हैं, जैसे इंग्लिश में भी आपने देखा, मराठी में भी लिखा, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल को ही बोलते हैं औपचारिक और इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक, आपको पता ही है। एक होता है जो नॉर्मली हम लोग बिजली विभाग को लिख रहे हैं, कोई स्कूल को प्रॉपर लिख रहे हैं, ठीक है ना, कोई म्युनिसिपालिटी को लिख रहे हैं, इस प्रकार का जो होता है वो आपका क्या होता है, फॉर्मल हो जाता है, यानी औपचारिक तौर पर आप लिख रहे हो उस पत्र को। और एक होता है अनौपचारिक, यानी इनफॉर्मल, दोस्त को लिख रहे हो, ठीक है, छुट्टी चाहिए लिख रहे हो, तो इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें होती है, वो इनफॉर्मल में आ जाती है। तो हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ फॉर्मल लिखना अच्छी बात होती है, क्योंकि उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट, वो सब विषय जो आपका वो पैराग्राफ होता है, वो पूरा 2 एड्रेस होते हैं, वो सब लिख पाते हो। तो यहाँ पे ना आप औपचारिक वाला अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपको जमता है, यहां से आप 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपका अच्छा है सब कुछ, तो 5 में से 4 मार्क्स आप लेटर में निकाल सकते हो, बहुत ईजी होता है। 5 में से 4 मार्क्स इज वेरी गुड, आप बिंदास निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं हो जाएगी, ठीक है। फिर उसी में में ही पहला क्वेश्चन पत्र लेखन आया था, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा, जो कि होता है परिच्छेद पढ़कर 4 प्रश्न तैयार कीजिए। यानी कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा, जो कि एक तरीके का अनसीन पैसेज जैसा रहेगा, ठीक है। अपठित गद्यांश रहेगा, अपठित मतलब दैट इज अनसीन पैसेज रहेगा। अब आपको क्या करना है, उस पैसेज में से ना आपको एक एक लाइन के जिसके आंसर बन सके क्या बनाना है, 4 क्वेश्चन बनाना है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला चीज होता है, लेकिन यहां पे 4 क्वेश्चन बताना है, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाओ जिसका सवाल उस पैसेज, जिसका जवाब उस पैसेज में दिया हो।
या फिर क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे कि कुछ भी एग्जांपल हो सकता है कि आकाश बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, ठीक है, तो आकाश को अपने 10वीं बोर्ड में 85% मिले, ठीक है, तो आप क्वेश्चन बना सकते हो कि आकाश को अपने 10वीं बोर्ड में कितने परसेंट मिले, ये आपका क्वेश्चन बन गया, जिसका आंसर एक लाइन का है कि आकाश को बोर्ड में 85% मिले। तो इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है वो पैसेज को देख के, और जो बहुत ईजी होता है, बना सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन बना लोगे, मुझे पता है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाओगे, 4 मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनाने क्वेश्चन बनाना है, याद रखना क्वेश्चन बनाना है, और इसका आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन बनाना है। 1 लाइन के आंसर जिसके बन सके वैसे क्वेश्चंस बनाने, पर आंसर नहीं लिखना है। क्वेश्चन बनाओगे, 4 क्वेश्चन बनाओगे, 4 मार्क्स मिल जाएगा। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, तो 4 में से कोई भी बच्चा 3 निकाल सकता है, कोई भी बच्चा 3 में, तो बोलता 4 में से 4 निकाल सकता है, लेकिन 3 क्वेश्चन तो बना ही लेगा वो। तो इस प्रकार से हो गया। तो प्रश्न नंबर 5वां यानी क्वेश्चन 5 का ए का 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे फिर आ जाता है आ वाला पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है लेकिन आ यानी बी सेक्शन आ गया। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछता है, जो कि होता है, पहला क्वेश्चन होता है वृत्तांत लेखन, जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है, या तो आपको और दिया हुआ यहां पे, यानी कि आपको या तो वृत्तांत लेखन लिखना है 5 मार्क्स के लिए, या तो आपको कहानी लेखन लिखना है 5 मार्क्स के लिए, तो आपकी मर्जी। आपको अगर वृत्तांत जमता है, वृत्तांत आप जानते ही हो, ठीक है, कोई भी घटना या फिर आयोजन जो भी है उसके बारे में आपको एक तरीके से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक समरी टाइप का लिखना है, 60 to 80 वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है, ये तो आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, लिख सकते हो, लेकिन उससे भी बेटर होता है कहानी लिखना। कहानी लिखने में मजा ही आ जाता है, आप अपने मन से आप स्टोरी बना सकते हो, जो भी आपको टॉपिक दिया रहेगा, ठीक है, तो जो भी स्टोरी है, जो भी टॉपिक है, उसके ऊपर आराम से 70 से 80 वर्ड, ज्यादा बड़ा मत बनाओ, 70 to 80 वर्ड्स इज वेरी गुड। आप 70 से 80 वर्ड का एक कहानी बना सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, बट उसमें 2 चीज तो बहुत जरूरी है, एक होता है टाइटल, अच्छा उसका शीर्षक, क्या बोलते हैं, शीर्षक ही बोलते हैं ना स्टोरी के टाइटल को, ठीक है, और मोरल यानी सीख, क्या मोरल मिल रहा है, सीख क्या मिल रहा है उस कहानी से, तो वो ये 2 चीज करोगे, 2 मार्क्स तो यही बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो 5 में से कोई भी बच्चा यहाँ पे निकाल सकता है, 4 मार्क्स निकाल सकता है कि नहीं, स्टोरी या फिर आप वृत्तांत लिख लो, लेकिन मेरे हिसाब से हमेशा मैं बोलता हूँ कि कहानी लिखो, ज्यादा बेटर है। कहानी लिखना बहुत ईजी होता है, हमने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी है, तो कोई टॉपिक आए तो उसके बेस पे तो हम लोग कहानी बना ही लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आ वाला पार्ट। अब इसके अलावा एक और पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर आ का 5वां, आ का पहला हो गया वृत्तांत या फिर कहानी लिखना है 5 मार्क्स के लिए, या और दूसरा क्वेश्चन है, ये तो है आपका विज्ञापन लेखन, जिसको मराठी में जाहिरात बोलते हैं, इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ये तो आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है कैसे बनाना है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, लगभग 50-60 वर्ड का एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी होता है, तो विज्ञापन कैसे क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, आराम से 5 में से यहां पे भी आप 4 मार्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आ हो गया, जिसमें 2 क्वेश्चन थे, या तो वृत्तांत या तो कहानी, और इसके अलावा विज्ञापन था। अब लास्ट में आ जाओ, जो कि है निबंध लेखन। कोई भी 3 या 4 टॉपिक दिया रहेगा आपको अलग अलग, जिसमें आत्मकथन वाला होता है, या फिर कोई बोलते हैं ना नॉर्मल संस्कृति वाली चीजें होती हैं। हम लोग के टाइम तो बहुत सिंपल आता था, फेवरेट फूड फेस्टिवल या फिर ऐसा टाइप का आता था, बहुत इजी आता था। लेकिन जो भी आएगा, आप एक निबंध लिखना, निबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लोग 2-2 3-3 पेज भर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा मत लिखना, नॉर्मल साइज लिखना, जिसमें कुछ ऐसे मीनिंगफुल थॉट्स होने चाहिए, कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस होने चाहिए, कुछ शेर और शायरी, मुहावरा, या फिर कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिसको पढ़ के सामने वाले को कभी बोर ना फील हो। क्योंकि अगर आपने सामने वाले को एक अच्छा मोटिवेशन रियलाइज करवा दिया, एक अच्छा फील दे दिया ना, जो भी एग्जामिनर होगा, वहां पे आपको 7 में से कम 6 मार्क्स तो बिना पढ़े वो देके चला जाएगा। अगर उसको स्टार्टिंग का 4-5 लाइन पसंद आ गया, बीच का कुछ क्वेश्चन मतलब पैसेज में देख लिया उसने, पैराग्राफ में देख लिया, तो आपको मजा आएगा, यहाँ पे आराम से वो निकाल सकता है। तो मैं चलो 5 ही पकड़ के चल रहा हूं, ज्यादा नहीं पकड़ूंगा, 5 ही पकड़ के चलता हूं। कोई भी बच्चा 5 मार्क्स निबंध लिख के निकाल सकता है। ये हो गया हमारे टोटल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में, हिंदी के एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये सभी चीज हमने यहां पे ऑलमोस्ट जो है बता दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा जो भी हमने बता दिया। अब वापस से हम लोग फ्लैशबैक में जाएंगे और एक बार फिर से देखेंगे, और कितना कितना मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो ओवरऑल, और कितने परसेंटेज हिंदी में निकाल सकते हो, ये आपको मैं एक अंदाजा बता देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम वापस चलते हैं हमारे पहले पेज के ऊपर। ये पहला पेज था हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 1A, जो कि आपका पठित गद्यांश आ जाता है, सीन पोएम। इसमें 8 में से आप कितना निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला 6 निकाल सकते हो, काउंट करो, 6 निकाल सकते हो, 6 हो गया। फिर वापस से आ वाला जो पठित गद्यांश जो है, इसमें भी 6 निकाल सकते हो, 6 + 6 12 हो गया, अब तक 12 हो गया। फिर ई वाला पार्ट है जो अपठित अनसीन पैसेज वाला, यहां पे मैंने लिखा है 3 मार्क्स निकाल सकते हो, 12 + 3 15 हो गया आपके मार्क्स, 15 मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। देखो बढ़ रहे हैं मार्क्स, मजा आ रहा है, 80 में से मार्क्स काउंट कर रहे हैं, आपको कितना मिल सकता है अंदाजा, 15 मार्क्स हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2A, पठित पद्यांश में भी आप आराम से 5 मार्क्स निकाल सकते हो, कितना हो गया, 12 + 3 15 + 5 20 हो गया, 20 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया। देखो दोस्तों, फिर पठित पद्यांश सीन पोयम, इसमें 4 मार्क्स, 24 मार्क्स हो गए आपके यहां तक, ठीक है, 24 हो गया। फिर यहां पे कितने निकाला है हमने, 3 मार्क्स निकाला हुआ है, 24 + 3 27, और यहां पे 3 30 हो गए, बस 30 ही मार्क्स मिलेंगे। अरे यार आगे तो बढ़ो, 30 मार्क्स हो गए। 30 में से फिर भाषा अध्ययन व्याकरण में आप 12 मार्क्स निकाल सकते हो, कितना हो गया, 42 हो गया, 42 हो गया यहां पे, करेक्ट। देखो मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूं एकदम, मतलब एक एवरेज बच्चा है जिसके हमेशा 60-70 से ज्यादा परसेंट आए नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे हो गया उसका 42 मार्क्स हो गया।
अब आगे देखो 42 मार्क्स हो गया, 42 के बाद कहां गया, 42 के बाद उपयोजित में राइटिंग स्किल में पहला इसमें 4 मार्क्स 46, यहां पे 3 49, ठीक है 49 के बाद ये 4 53, ये हो गया 57 और ये 5 62 मार्क्स। मतलब ओवरऑल 80 में से कितना निकाल पा रहे हो, 80 में से आप 62 मार्क्स जो है वो निकाल पा रहे हो, ठीक है। तो एक अंदाजा अगर मैं कैलकुलेट मारूं कि आप अगर 62 मार्क्स निकाल रहे हो आउट ऑफ 80, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, सॉरी बोर्ड नहीं क्या बोलते, ओरल एग्जाम जो होगा उसमें आपको मिनिमम 18 तो मिला ही होगा यार, कोई भी कर लो यार 18 मार्क्स तो मिलता ही है, इतना तो आपके स्कूल वाले दे ही देते हैं, इतना दिलदार होते हैं वो लोग। प्लस 20 कर लो, 20 में से 18 मिला, ठीक है। इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर लूंगा, 62 प्लस 18 जो होता है वो होता है 80 डिवाइड बाय 100, मतलब कितना हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 80% हो गया। मतलब आप हिंदी में 80% मार्क्स निकाल पा रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं, टॉपर तो अच्छा निकालेगा, टॉपर तो यहाँ पे 62 के बदले 72 भी निकाल सकता है, ठीक है। तो अपने आप उसका आराम से 90 मार्क्स आ सकता है, 92 मार्क्स तक आ सकता है उसका, ठीक है। लेकिन अगर ये 80% भी आप निकाल रहे हो, मुझे एक बात बताना, अगर आप एक एवरेज बच्चे थे तो यार 80% आपके लिए अच्छा है कि बुरा है, बहुत अच्छा है ना यार, 80% इज वेरी गुड। लेकिन अगर आपने जो मैंने आपको चीजें बताई है लर्निंग स्ट्रैटेजी के अंदर, उसमें अगर आप मेहनत करते हो अपनी तरफ से, जैसा मैंने बताया कि कहां कहां से चीजें क्या पढ़नी है, ठीक है, अगर आप कर लेते हो ना, तो मैं आपसे बोलता हूं कि यार ये 80 का जो है ना वो कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, 90 में आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और यहां पे 90 निकाल रहे हो, बाकी साइंस वगैरह में साइंस मैथ्स 90-95 भी निकाल रहे हो ना, तो यार आपका जो सपना 85 to 90 स्कोर करने का था ना, वो भी बिल्कुल आराम से आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम से फोड़ सकोगे। समझ में आ गया। तो बस यही था दोस्तों मेरा वीडियो आज का, मैंने लर्निंग स्ट्रैटेजी बताने का मेरा मकसद जो है ना वो यही है। दो चीज के लिए बनाता हूं, एक तो आपको पूरा समझा दूं कि क्या होता है, पूरा पेपर कैसा आता है, क्या क्या चीजें होती है और कहां से पढ़ना है, और दूसरा आपको अपने आप में एक मोटिवेशन आ जाएगा ये सब देख के, यार 80% तो मैं यूं निकालूंगा, निकालोगे, देखो निकालोगे, रिजल्ट आएगा, मुझे टैग करोगे इंस्टाग्राम पे। लास्ट ईयर के बहुत सारे बच्चों ने टैग किया, मैं परेशान हो गया था, सबको रीमेंशन नहीं कर पाया था, परेशान हो गया था लिटरली, इतने सारे टैग्स आ गए थे मुझे कि सर आपके वजह से ये मिला, ये मिला, वो मिला। देखो मैं क्रेडिट तो नहीं लेना चाहता, हमारा काम है, हमने पढ़ाया, हमने वीडियोस डाले आपके लिए, सभी चीज किया। लैंग्वेज पे कम फोकस करते हैं, लेकिन जितना भी हो सके हमने चीजें बना के रखी है आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग पढ़ाई जो करते हो ना, वो आपका सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट, तो जितना हो सके मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को यहीं पे इसी के साथ एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स हैं जो हिंदी का एग्जाम देने जा रहे होंगे, सबको शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।